बहुत बलिष्ठ व्यक्ति, एक संभ्रांत परिवार का धन संपदा रखने वाला व्यक्ति भी तनावग्रसित हो सकता है। ऐसा नहीं अभाव ही तनाव का कारण है, अभाव के अंतर्गत भी तनाव रहता है और भाव अर्थात खूब सुख संपदा है, परंतु तब भी तनाव कब आपके आसपास आ जाए आप उसे पहचान नहीं सकते। तनाव को समझ पाना कोई सरल कार्य नहीं है। मैं कह रहा था कि आपके परिवार में, आपके जीवन में स्वयं भी कब आप तनाव आ जाए आप पहचान नहीं सकते साहब। और इसका बड़ा उदाहरण मैंने कहा कि सुशांत है, परिवार के लोग उससे मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, फ़ोन पे वार्ता हो रही थी, सुबह शाम वो एक्टिविटी कर रहा था, जिम जा रहा था, परंतु पहचान नहीं पाए। मैं उसको एक सिंबॉलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा हूँ, परंतु ये भी कहना चाह रहा हूँ कि तनाव आपके जीवन में किस प्रकार आपकी पूरी पर्सनैलिटी को टार्निश कर सकता है, आपके पूरे के पूरे जो व्यक्तित्व है उसको कब बहुत बड़ा डेंट दे सकता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कल परसों में आपके साथ विभिन्न एपिसोड्स में चर्चा की थी कि व्यक्ति में जब नींद कम आना, हृदय की धड़कन बनना, हेडेक होना, और महिलाओं में खास तौर पे जब महिलाएं एकाकी होती हैं और वो अपनी अटेंशन चाहती है तो उनके अंदर हिस्टीरिया एक समस्या हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस बात को देखा होगा कि महिलाओं को लोग ले जाते हैं अलग अलग मंदिरों में। पहले ये प्रक्रिया ज़्यादा थी, अब तो मुझे कम सुनाई दी कि मंदिरों में ले जाते हैं, उसके झाड़े करवाते हैं और झाड़े के नाम पर उसकी पिटाई की जाती है और बहुत बड़ी उनको प्रताड़ना में से गुजरना पड़ता है। वो और कुछ नहीं था, वो केवल मात्र डिप्रेशन और तनाव का ही एक विभिन्न स्वरूप था, हिस्टीरिया जिसे कहते हैं। आज भी परिवार में जिस व्यक्ति को ठीक से अटेंशन नहीं मिलती, वो अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसका मन बुद्धि एक स्वरूप तय कर लेता है और उस स्वरूप के कारण एक भय का वातावरण या कोई रोग वो प्रकट हो जाता है और व्यक्ति अटेंशन खींचने का कार्य करता है। मैं आज इस दृष्टिकोण से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ऊर्जा का इम्बैलेंस है वो आपके प्राणों से झलकता है, प्राणों में इम्बैलेंस दिखाई देगा। वो प्राणों का जो इम्बैलेंस है, वो ऊर्जा का जो इम्बैलेंस है, उसका बेसिक कॉज क्या है? वो इमोशनल इम्बैलेंस है। तो आपका यदि इमोशनल इम्बैलेंस हुआ, आप तनावग्रसित हुए, तो आपका एक बात ध्यान रखिए कि फिर आपकी ऊर्जा का भी इम्बैलेंस होगा। ऊर्जा का इम्बैलेंस हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके प्राणों का भी इम्बैलेंस हो रहा है। प्राणों की जो लय है, जो गति है, श्वास प्रश्वास की, वो टूटेगी। या तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी या हार्ट रेट कम हो जाएगी। और ये एक बड़ा कारण है, कारक है जो मैं पिछले दिनों एक बात अपने पर ही बता रहा हूँ। मैं अपने हरियाणा के माननीय एक मंत्री महोदय से मिला पिछले दिनों और उस दिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अगले दिन उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया। जब मैं उनके साथ संपर्क में रहा तो मुझे भी लगा कि मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए। कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप भी टेस्ट करवाइए। तत्काल टेस्ट करवाने के लिए मैं गया तो उन्होंने कहा कि तत्काल टेस्ट नहीं करवाइए, अभी 5 दिन के बाद टेस्ट करवाइए। तो मन में एक ना चाहते हुए भी पता है कि कोरोना होने की कोई संभावना, क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा था, कम है, परंतु मैंने उनको टच किया था, उनकी पल्स देखी थी, उनके साथ लगातार वार्ता की थी, उनके साथ लिफ्ट में गया था, तो मुझे लगा कि फिर भी करवाना चाहिए। मन में एक वातावरण बना जिसे कहते हैं तनाव का वातावरण। इर्रेगुलर ब्रीदिंग ये भी एक बड़ा सिम्टम है तनाव को जांचने का। आपकी हार्ट रेट इम्बैलेंस हो रही है, ये भी एक बड़ा कारक है। मैं कह रहा था कि मुझे तनावग्रस्त होने का एक अनुभव हुआ कि ना चाहते हुए, जैसे मैंने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं ध्यान में रहती हैं। एक चेतन मन, अवचेतन मन, इसकी बात आती है। और जब हम बात करते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वह तनाव रहता है जो सामने रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो चेतन, अचेतन, अवचेतन मन, चेतन, अचेतन और अवचेतन जो मन है, अवचेतन माने सबकॉन्शियस जो मन है, उसमें कहीं ना कहीं वह भय, कुछ अशुभ होने का डर वो बैठा रहता है। तो मैंने लगातार 5 दिन जब अपना पल्स चेक किया तो पहले दिनों में 90, 92, उसके बाद
प्राणायाम ध्यान पे ध्यान ज़्यादा दिया तो 80 तक पहुंची, परंतु जब मैंने टेस्ट करवाया तो उस दिन मेरी वो लगभग 77 थी, और जब टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई उस दिन मेरी पल्स की जो रेट है वो 72 और उससे भी कम थी। मैं ये बात आपको अपने उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ कि जानते हुए भी कि 96% आपकी रिकवरी रेट है, परंतु एक भय बैक ऑफ द माइंड व्यक्ति के मन में बैठ जाता है, और इसे हम अभिनिवेश कहते हैं। मैं कल जब चर्चा कर रहा था पिछले एपिसोड्स में, तो इस बात को मैंने कहा था कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, पंच क्लेशः। उसमें सबसे पहले अविद्या, पूरी जानकारी नहीं रहती, अस्मिता, सेल्फ डूअर, राग द्वेष और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। आज इस क्लेश से सारी दुनिया अछूती नहीं रही है, सबको मृत्यु का भय होता है, परंतु इस पेंडेमिक में सबको बहुत अधिक है, तनाव भी सबसे को अधिक है। मन पर तनाव का जो प्रभाव है वो आपके पर्सनैलिटी पे दिखाई देता है, आपके भाव में दिखाई देता है, और भाषा का स्तर बदल जाता है। आपकी जो वाणी है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई देगी। जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित होगा वह या तो बहुत ज़्यादा रफ लैंग्वेज की बात करेगा, अचानक क्रोध करेगा और चिड़चिड़ा सा उसका स्वभाव हो जाएगा, कभी वाणी उसकी बीच बीच में से उसका रिदम टूटेगा, और आप देखेंगे कि वो एक लंबा सेंटेंस नहीं बोलेगा, छोटे छोटे सेंटेंस बोलेगा, अलग रहना पसंद करेगा, लोनलीनेस उसको पसंद आएगी, अलग अपने गैजेट्स में, अपने वीडियोस को, अपने आईपैड में उसको खोया रहेगा, और लोगों से कम बातचीत करना पसंद करेगा। अंतर्द्वंद में वह चल रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा कारण है। और मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि उससे उसकी प्राणवायु भी डिस्टर्ब हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है। बैलेंस इज कॉल्ड योगा। समअवस्था को प्राप्त करना ही योग है। यह अपने आप में एक बड़ा तत्व है जिसके विषय में आपसे चर्चा कर रहा था। कल भी मैं इस बात को कह रहा था, समदोषा समअग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। महर्षि चरक भी कहते हैं दोषों की समअवस्था को प्राप्त करना, सम अग्निश्च अग्नि की समअवस्था को प्राप्त करना, सम धातु मलः क्रिया आपकी धातुओं को समअवस्था को प्राप्त करना, मल की क्रियाएं जो हैं वो बैलेंस स्टेट में आ जाएं, आत्मा आपकी प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, इंद्रियां प्रसन्न हो, तब जाकर आप स्वस्थ की परिभाषा में आते हैं। यही महर्षि चरक का स्वास्थ्य की परिभाषा है। आइए हम भी अपने ऋषियों की इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें। जब तक हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा, हम भी प्रसन्न नहीं हो सकते। और जब तक ये तीनों चीज़ें प्रसन्न नहीं हो तो हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, इंद्रिय रूप से जब तक प्रसन्न और सुखी नहीं है तब तक हम स्वस्थ भी नहीं हो सकते। तो हमने पिछले एपिसोड में ये चर्चा की थी कि आखिर चित्त की प्रसन्नता किस तरह प्राप्त की जाए। इसको लेकर भी मैंने आपके सामने महर्षि पतंजलि का चिंतन आपके साथ साझा किया था। आपको इस बात को बहुत हृदय से समझना होगा, हृदय में धारण करना होगा कि मन और प्राण दोनों आपस में जुड़े हुए तत्व हैं। मन यदि डिस्टर्ब है तो आपकी प्राण का इम्बैलेंस भी रहेगा, और यदि ब्रेथ आपका इरेगुलर है तो आपकी मेंटल स्टेट भी इरेगुलर होने वाली है। इसलिए आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को मानसिक शांति चाहनी है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, तो उसे प्राणायाम की शरण में, योग की शरण में आना ही होगा, और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। मैंने कह रहा था, आपके साथ इस बात को साझा कर रहा था कि योग इज़ नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर। इस बात को आपको आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा। जो जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगा वह उतनी जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। पहले के दिनों में लोग मंदिर जाया करते थे, घड़ियाल बजाया करते थे, लोग प्रश्न चिन्ह किया करते थे कि लोग ताली बजाते हैं, घंटा खड़काते हैं, घड़ियाल खड़काते हैं। क्या है भैया, आप आज भी चले जाइए बौद्ध परंपरा में। मुझे नेपाल जाने का अवसर मिला, एक मठ में जाने का भी अवसर मिला। वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, और एक बॉल में भी एक लकड़ी को गोल गोल घुमाते हैं और बाद में टक करते हैं,
मेंटल स्टेट को बैलेंस करने में वो हाईली इफ़ेक्टिव है। देखिए, ब्रेथ को कंट्रोल करना एक पार्ट है, ब्रेथ को बैलेंस करना, परंतु उसको मिनिमाइज करके ईश्वरीय तत्व के साथ सबटेल लेवल पर जाकर काम करना, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक अनुभूति है। और इसको आपको समझना होगा कि योग एक विज्ञान है, प्राणायाम ब्रीदिंग प्रोसेस यह एक विज्ञान है, और मेडिटेशन भी एक विज्ञान है। इसको जो व्यक्ति विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना वह सीखना चाहेगा, मैं उन्हें पतंजलि योगपीठ में आमंत्रण करना चाहता हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ओंकार ध्यान पर बल देते हैं। आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ प्रातः 5 से 6 बजे तक योग में ध्यान, ओंकार ध्यान पर काम करें। परंतु यदि आपको, मैं देखता हूँ बहुत से साथी हमारे प्रेक्षा ध्यान करते हैं, बहुत से कार्यकर्ता कई बार कहते हैं कि विपश्यना ध्यान का बहुत लाभ है। हम उसका कभी निंदा नहीं करते, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, विभिन्न प्रकार की धाराएं, परंतु उसमें सबसे समुन्नत जो धारा है, उत्तम जो धारा है, वह ओंकार ध्यान है। मैं अभी पिछले दिनों एक प्रकाश पर्व हुआ, हमारे सिख गुरुओं का जो जन्म है उसको प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, और जब मैं उनसे जुड़ा तो मैं उस एक पर्व में जाने का मुझे अवसर हुआ, तो मुझे पता चला कि कितना बड़ा अगाध श्रद्धा का भाव उनके अंदर निहित है, और वह भी मूलतः एक योगी सन्यासी तपस्वी उनका जीवन चरित्र है। मैं जहाँ आपको लेके आना चाहता हूँ वह भी आत्मिक समुन्नति के ऊपर बात करते हैं, और एक ही बात को कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। ओंकार के ऊपर उनका भी एक गहरा मंथन है, और ओंकार की धारणा ध्यान के ऊपर विशेष वह अपनी बात कहते हैं। वॉलंटरली रेगुलेटेड योगा ब्रीदिंग, जिसे हम VRYB कहते हैं, वॉलंटरली रेगुलेटेड योगा ब्रीदिंग, यह एक साइंस की टर्मिनोलॉजी है। और उसमें विज्ञान परक यदि हम बात करें तो विज्ञान में इस बात को बहुत गहरे से समझा गया है कि यदि हम अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर लेते हैं तो हम अपने ब्रेन को किस प्रकार, उसमें साइंटिफिक रूप से जब उसको MRI के माध्यम से जज किया गया तो पाया गया कि गाबा की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है, गाबा की सिक्रीशन में इंक्रीज़ होता है, और वह हमारे नर्वस सिस्टम पर हाईली पॉजिटिव इफेक्ट रखता है। यद्यपि अंतरंग योग को हम धारणा ध्यान समाधि से आरंभ करते हैं, परंतु मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि प्राणायाम से अंतरंग यात्रा आरंभ हो जाती है, हमारे चतुर्थ पाद से अष्टांग योग की यदि हम बात करें तो। और आप कहेंगे जी आपने गाबा सिक्रीशन की बात की है, हाँ, गाबा सिक्रीशन क्या है, ये एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, इसे गाबा कहते हैं, और यह ब्रेन की एक्टिविटी को, मेमोरी को मेंटेन करने में हाईली इफ़ेक्टिव है। और ऐसा पाया गया कि यदि हम 8 हफ्ते की लगातार प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो 27% इंक्रीज़ उसको देखने को मिला है। ये पतंजलि योगपीठ की अपनी एक अनुसंधान में भी इस दृष्टिकोण से इसको पाया गया। और जब 2 ग्रुप बनाए गए जिनको मेडिटेशन करने को कहा गया और एक कंट्रोल ग्रुप था, तो पाया गया कि 27% इस गाबा में इंक्रीज़ हो जाता है, अर्थात गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड में इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रे मैटर में इंक्रीज़ हो जाता है, और जो हमारे मानसिक शांति, मानसिक स्मृति में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। और मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था कि उससे हम EEG के माध्यम से भी इसको अनुभव करते हैं। ब्रेन का जब हम मानचित्र खींचते हैं, चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, तो भी उसमें ये हाईली इफ़ेक्टिव पार्ट दिखाई देता है। प्राणायाम क्या है? हमने कहा कि प्राणों की साधना करना, प्राण का विस्तार करना, ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, और प्रकाश, उसका लाभ क्या है? उससे जो मन पर, अपनी आत्मा पर जो अशुद्धियां हैं उसका आवरण क्षीण हो जाता है, यह उसका लाभ है। तो उसको प्राण की किस प्रकार की हम यात्रा करते हैं, तो हम बात करते हैं तो चेंजेस इन रेट, हम प्राण की गति को बदल देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन, कितना श्वास लेना है, कितना छोड़ना है, उसकी वॉल्यूम को जब हम चेंज करते हैं, प्राणायाम में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग विद अ कंस्ट्रिक्टेड ग्लोटिस, जब आप गले को टाइट करके ऐसे श्वास लेते हैं, ये एक प्रकार का प्राणायाम है। ब्रीदिंग विद ए पीरियड ऑफ ब्रेथ होल्डिंग, जब आप
कुंभक के साथ श्वास ले रहे हैं, ऐसे श्वास को होल्ड करके कुंभक लगा के करते हैं। तो ये प्राणायाम का दूसरा तत्व, जब हम ग्लॉटिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग थ्रू द माउथ, अल्टरनेट ब्रीदिंग, सिंगुलर ब्रीदिंग भी हम कहते हैं। हम एक बात कह रहे थे कि यूनि नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। जैसे मान लिया अचानक आपके परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपको उसको यूनि नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करवाइए। बाईं ओर से श्वास लीजिए, दाईं ओर से छुड़वाइए। पाँच मिनट यूनि नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करने से, चंद्र नासिका पर कार्य करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और ये हाईली इफेक्टिव है, ये सामान्य रूप से इफेक्टिव नहीं है। तो मैंने कहा कि अपने तनाव को दूर करने में पहले लोग ताली बजाया करते थे, सत्संग में जाया करते थे, गुरुओं के पास, संतों के पास जाया करते थे, उनसे अपने दुख दर्द शेयर कर लिया करते थे और तनाव समाप्त हो जाया करता था। आज हम अपने दुख सुख को अपने परिवार के साथ भी साझा नहीं करते, अपने गुरु तत्व को हमने स्वीकार नहीं किया हुआ, सत्संग में हम जाते नहीं हैं। तो हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों में, और इस पेंडेमिक में कहीं बाहर आना जाना कम हो गया, त्यौहार में, शादी में, पर्वों में प्रक्रिया बंद हो गई, तो लोग डोमेस्टिक वायलेंस पर चले गए। परिवार में आपस में तनाव, झगड़ा बढ़ गया। आइए हम आपस में एक दूसरे को अपनी बात शेयर करना सीखें। जो घर में अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं उनके साथ बात करना शुरू करें। दोस्तों मित्रों, जब आप सैर करने जाएं तो सामने से ओम बोलकर, राम राम बोलकर लोगों के साथ संबोधन करें। शुरुआत आप करें। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं, मैं उससे बात नहीं करता, पहले वो मेरे से बात क्यों नहीं करता, वो मुझसे पहले बात करे। इस भाव को छोड़कर अहंकार मुक्त जीवन जिएं। सामने से अपनी बात कहना शुरू करें, सामने से संबोधन करना शुरू करें, सामने से प्रेम के साथ वार्ता करना शुरू करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपका व्यक्तिगत जीवन का तनाव भी कम होगा, सामाजिक जीवन का तनाव भी कम होगा। ये तो साहब एक चेन रिएक्शन है। यदि आप में तनाव हुआ, आपका जीवन यदि पीड़ा से पीड़ित है, आप यदि प्रसन्न नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वो क्रोध निकालेंगे अपने परिवार पर, और क्रोध जब परिवार पर निकलेगा उनका मूड खराब होगा, उनकी प्रसन्न चित्त जो अवस्था है वो खराब होगी, और वो जब किसी से अगला व्यवहार करेंगे उनकी जो प्रसन्नता की अवस्था है वह खराब हो जाएगी। ये चेन रिएक्शन है। आइए इस चेन को हम अपनी ओर से ही तोड़ने का प्रयास करें। हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे, हम दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयास करेंगे। यह समाज को आपकी अनूठी देन हो सकती है। हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा होए। मैं भी प्रसन्न रहूं और आप भी प्रसन्न रहें, ऐसा कुछ काम करें। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। आदरणीय डॉक्टर ठाकुरदास रंजन जी इस बात को बार बार कहा करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने संगठन को सर्वप्रथम अपने पूरी ऊर्जा के साथ अपना नेतृत्व प्रदान किया। उनकी स्मृति को मैं नतमस्तक होते हुए उनको याद कर रहा हूं और कह रहा हूं कि 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। आइए तनाव मुक्त जीवन के लिए हम स्वयं प्रसन्न रहें और औरों को प्रसन्न करें, और उसके लिए हम प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं। प्राण की साधना से हम अपने इमोशंस को साध सकते हैं, अपने मन को साध सकते हैं। आज मेडिटेशन की विभिन्न प्रक्रियाओं को जब हमने विज्ञान से मापने की कोशिश की तो इस बात को पाया कि एमआरआई करने से, ईईजी करने के से ये बात पता चली कि यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका ब्रेन, उसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वह इतनी स्पोर्टिव हो जाती हैं, आपके ब्रेन सेल्स को बहुत शक्ति प्रदान करती हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, आप इमोशनल रेगुलेशन आपका बहुत अच्छे से हो जाता है, ब्रेथ रेगुलेशन आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। आइए यदि हम मेडिटेशन को ठीक ढंग से करना शुरू कर लेंगे, उसको यदि हमने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना शुरू कर दिया, उसकी टेक्निक को समझना शुरू कर दिया, तो हम पाएंगे कि जो प्रॉक्सिमल गामा वेव्स हैं वो
भ्रामरी प्राणायाम करने से निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा एक इंक्रीज आता है। और हम इस बात को कहते हैं जिसे साइंस में विक्टोरियस ब्रेथ कहा जाता है, उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है, संस्कृत में जिसे उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। उसको करने से जो बेटर ट्रांसमिशन ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन वो बढ़ जाता है, आपकी वोकल जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जो बहनें, जो भाई लेक्चरर हैं, जिन्हें बहुत अधिक बोलना होता है, उन्हें उज्जयी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे थाइमस ग्लैंड के ऊपर भी इफेक्ट होता है। और थाइमस ग्लैंड वो ग्रंथि है साहब जो WBC प्रोड्यूस करती है, जो आपकी इम्यूनिटी का मानक तत्व है उसको प्रोड्यूस करती है। तो प्राणायाम से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपका तनाव का प्रबंधन भी होता है, आपका मूड का प्रबंधन भी होता है, आपकी इमोशंस का बैलेंस भी होता है, आपका ब्रेथ का रेगुलेशन भी होता है। आइए हम अपने जीवन के प्रबंधन को यदि ठीक करना चाहते हैं, इसको योगिक लाइफस्टाइल में लेकर आना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हमें मिलने वाला है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो डोमिनेंस है वो कम होगा, हमारा मेंटल रिलैक्सेशन की सिचुएशन में हम चले जाएंगे। और हमने पाया कि मेडिटेशन करने वाला जो व्यक्ति है, जब वो ध्यान करते करते पहले तो वह अटेंटिव ध्यान करता है, जब वो बिल्कुल सहज ध्यान में चले जाता है, जैसे ही ब्रेथ अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी एबिलिटी भी बढ़ जाती है, हमारी अटेंटिवनेस भी बढ़ जाती है, अटेंशन बढ़ जाती है। और जैसी अटेंशन बढ़ती है, निश्चित रूप से मेमोरी में भी उतना ही बड़ा फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों को मेमोरी लॉस होने की सिचुएशन आ गई, बुजुर्ग हो गए हैं, बार बार भूलने लग गए हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने मेंटल डिसऑर्डर्स को, अपनी टेंशन्स को आप जीत सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। और ये सामान्य टेक्निक है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता अवश्य है।